नमस्कार दोस्तों, एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम बेसिकली एनुअल रिपोर्ट के स्ट्रक्चर के बारे में बात करने जा रहे हैं कि एक्चुअली एनुअल रिपोर्ट का स्ट्रक्चर किस तरीके से होते हैं। अगर आप एक बिगिनर हैं और एनुअल रिपोर्ट को पढ़ना चाहते हैं या तो उनको पढ़ना सीखना चाहते हैं, तो किस तरीके से स्ट्रक्चर होते हैं, आपको किस तरीके से एनुअल रिपोर्ट को देखना चाहिए। तो एक्चुअली ये सीखने का बेनिफिट क्या है, ये सीखने का बेनिफिट ये होगा कि आप एनुअल रिपोर्ट को क्विक एक्सेस कर सकते हो कि आप कहाँ पे आपको सपोज बैलेंस शीट के बारे में जानना है तो वो किधर को देखने के लिए मिल सकता है, या तो फिर आपको कॉर्पोरेट के बारे में जानना है वो किधर देखने के लिए मिल सकता है, या तो आपको इंडिपेंडेंस डायरेक्टर के ऑडिट रिपोर्ट्स के बारे में देखना है तो वो किधर आपको देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहली बात ये है कि पहली बात ये है कि हम यहाँ पे स्ट्रक्चर सीखने का प्रयास करेंगे, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है। एंड ये बनाना ही पड़ता है, किसी भी कंपनी का आप रिपोर्ट देखने जाएंगे तो सेम स्ट्रक्चर का आपको वो दिखेगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि हर किसी कंपनी के जो रिपोर्ट्स के फर्स्ट 2 3 4 पेजेस के अंदर आपको ऐसे एक चीज देखने के लिए मिलेगा जो यहाँ पे कंटेंट लिखा हुआ होगा कि कंपनी ने यहाँ पे पेज नंबर वगैरह दिया हुआ होगा, यहाँ पे पेज नंबर वगैरह दिया हुआ होगा कि ये कौन कौन सी पेज में है। तो इससे आपको क्या दिखेगा, इससे आपको एक ओवरव्यू मिलेगा कि कंपनी ने जो अपने रिपोर्ट बनाए हैं उसमें कौन से पेज में कौन से विषय के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे सबके ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा क्या होता है, किस चैप्टर में आपको क्या क्या देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये तो पहले आपको टेबल ऑफ कंटेंट दिया जाता है कि यहाँ पे क्या क्या कंटेंट जो है रहता है, तो आपको क्या मिलेगा, इससे एक ओवरव्यू मिलेगा ओवरऑल कंपनी के रिपोर्ट के बारे में कि ये किस तरीके का रिपोर्ट इन्होंने बनाया होगा। आप देखिए, ये जो जगह है ना, ये जो सेक्टर है ना, आप देखो मैं आपको एक जनरल चीज बता रहा हूँ। अच्छा कंपनी, ठीक है, अब पहले तो अब ये चीज देखिए कि एक अच्छा कंपनी, या तो ये मान सकते हो कि एक अच्छा एनुअल रिपोर्ट और एक बुरा एनुअल रिपोर्ट आप कैसे कॉमन सेंस से जान सकते हो। ठीक ना, देखो यहाँ पे एक छोटा सा कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है। जैसे कि एक अच्छा कंपनी बहुत अच्छा एनुअल रिपोर्ट आया है उसका, ठीक ना, देखो एक अच्छा कंपनी का भी कभी कभी बुरा एनुअल रिपोर्ट आ सकता है और एक बुरा कंपनी का भी एक अच्छा एनुअल रिपोर्ट आ सकता है। ठीक ना, तो मैं एक ने हम एक इस जगह पे एक अच्छा एनुअल रिपोर्ट एक बुरा एनुअल रिपोर्ट किस तरीके से आसानी से जाना जा सकता है वो मैं कॉमन सेंस के यूज करके आपको बताना चाह रहा हूँ। तो जनरली एनुअल रिपोर्ट कितना पेजेस का होगा, 300 पेजेस का होगा। 300 पेजेस से 250 पेजेस का जो है एनुअल रिपोर्ट सफिशियंट होता है। इट मीन्स कितना भी बड़ा बिजनेस हो जाए, कितना भी बड़ा वो बिजनेस मॉडल हो जाए, कितने भी कंपनी उन्होंने कंसोलिडेट करके रखा हो, लेकिन 300 से 250 पेजेस के अंदर एक एनुअल रिपोर्ट को पूरा करा जा सकता है। लेकिन कभी कभी आपको दिखेगा एनुअल रिपोर्ट ओपन करते वक्त कि 450 पेज से 490 पेज तक ये चले जाते हैं। ठीक ना, 400 पेज भी कभी कभी हो जाता है। तो ये एक्चुअल में क्या करता है सर, इसमें ये जो आप पेजेस देख रहे हो ना, ये जो पोर्टल है ना, ये पोर्टल बहुत ज्यादा रहता है इस जगह पे। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट कर देगा, बड़े बड़े पिक्चर लगा देगा, ठीक ना, पेड़ पौधों का पिक्चर लगा देगा। इट मीन्स आपको जनरल थिंक सोचना है कि जो 450 से 500 पेजेस का या तो 400 पेजेस का जो एनुअल रिपोर्ट है उनमें से एक 100 से 150 पेजेस सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या है, एडवर्टाइजमेंट वगैरह है, जो किसी काम का नहीं है। ठीक है, जो किसी काम का नहीं है। एक्चुअल में एनुअल रिपोर्ट 300 से 250 पेजेस के अंदर आपको कवर हो जाता है। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। अब देखो 3 नंबर चैप्टर में क्या आता है, चेयरमैन एंड एमडी का मैसेज। ठीक ना, चेयरमैन एंड एमडी का मैसेज। मैं इस वर्ल्ड में, नॉट इंडिया, मैं इस वर्ल्ड में सबसे अच्छा चेयरमैन या तो एमडी का रिपोर्ट आपको पढ़ने के लिए बोलूंगा। क्या आप पढ़ोगे वो कष्ट उठा के? आपको क्या करना है,
आपको बर्कशायर हैथवे के एनुअल रिपोर्ट में जाना है। बर्कशायर हैथवे आपको पता है वो वॉरेन बफेट का कंपनी है, ठीक है ना। तो वॉरेन बफेट के बर्कशायर हैथवे में 2007 का जो एनुअल रिपोर्ट है ना, 2007 का जो एनुअल रिपोर्ट है वहां पे जाइएगा, उसको आप डायरेक्टली गूगल में सर्च कर लीजिएगा बर्कशायर हैथवे 2007 एनुअल रिपोर्ट, वो आ जाएगा। 2007 में आप देखिए 7 नंबर पेज या तो 8 नंबर पेज, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, ठीक ना, 7-8 नंबर पेज में होगा, जहां पे आपको पता होगा कि वॉरेन बफेट हर साल एनुअल रिपोर्ट में इस पर्टिकुलर इस वाले सेक्शन में लोगों के लिए या तो शेयर होल्डर के लिए क्या करते हैं, कोई मैसेज छोड़ते हैं, कुछ मैसेज वो टाइप करते हैं, वो पूरा दुनिया पढ़ते हैं उनको। तो मैं आपको जनरली ये रिकमेंड करता हूँ, मुझे जो जिस साल का मैसेज सबसे ज्यादा अच्छा लगा मैं वो बताने का प्रयास कर रहा हूँ। 2007 का दिखेगा यहाँ पे 7 या तो 8 नंबर पेज में ये चालू होगा, आपको यहाँ पे कंटेंट देखने के लिए मिलेगा, वो है बिजनेस मॉडल्स। बिजनेस मॉडल तीन, उनके कहना है बिजनेस मॉडल 3 तरीके का होते हैं। देखो थोड़ा हटके चल जा रहा है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये पढ़ो, पढ़ने से आपको बहुत ज्यादा समझ में आएगा कि बिजनेस किस तरीके से होता है, ठीक ना। क्या उनका कहना है बिजनेस 3 तरीके का होता है, एक गुड बिजनेस होता है, एक ग्रेट बिजनेस होता है, और एक क्या होता है, ग्रूसम बिजनेस, ठीक ना। ग्रूसम बिजनेस होता है। ये 3 तरीके का बिजनेस होता है और इनको बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन करा हुआ है 2007 में जो एनुअल रिपोर्ट डाला है। तो पता चल गया कि ये एक्चुअल में होता क्या है। तो ये टास्क है आपके लिए, आप कर लीजिएगा इसको, तो आपको बहुत ज्यादा जानकारी मिल सकता है वहां से, ठीक है। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एनुअल रिपोर्ट का, वो है मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस। यहाँ पे आपको क्या क्या देखने के लिए मिल सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक्चुअल में किसी भी कंपनी में कोई रिसर्च एनालिस्ट अगर रिसर्च कर रहा होता है तो एक्चुअल में ये फास्ट चैप्टर होता है जहां से वो चालू करते हैं एनुअल रिपोर्ट को पढ़ना, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आपको मिल सकता है, इसमें आपको इंडस्ट्री के बारे में मिल सकता है, पूरा का पूरा इंडस्ट्री किस तरीके से वर्क करता है, पूरा का पूरा इंडस्ट्री में क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या क्या दिक्कत है, क्या क्या रिस्क फैक्टर है, ये भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है, ठीक ना। और जिस इंडस्ट्री के आप एनुअल रिपोर्ट देख रहे हो उसका बिजनेस मॉडल किस तरीके का है, ये सब चीज आपको यहाँ से देखने के लिए। ओवरऑल में मुद्दा बात ये है कि भाई ये चैप्टर अगर ओपन करोगे एनुअल रिपोर्ट में तो आपको पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल समझ में आएगा कि ये बिजनेस वर्ल्ड में किस तरीके से चलता है, इंडिया में किस तरीके से चलता है, और कंपनीज को किस तरीके से चला रहा है, पूरा का पूरा डिटेल्स आपको यहाँ से मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन। अब देखो ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस नहीं है, यहाँ पे गवर्नेंस लिखा हुआ नहीं है, ये क्या है, कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन है, ठीक ना। तो यहाँ पे कॉर्पोरेट नाम का 2 चैप्टर होता है, एक होता है कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन, एक दूसरा होता है क्या, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ठीक है। तो कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन में आपको क्या क्या देखने के लिए मिल सकता है, कंपनी का एड्रेस, कहाँ पे कंपनी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन कौन सा है, उनका नाम दिख सकता है, उनका क्वालिफिकेशन दिख सकता है, उनका एक्सपीरियंस दिख सकता है कि वो कितने साल का एक्सपीरियंस होल्ड कर रहा है, उनका फिर उस जगह पे उनका क्या दिख सकता है, पिछले कौन से कंपनी में ये काम करा है, ठीक ना, ये एक्सपीरियंस कहाँ से लिखा है, वो सब चीज यहाँ पे डिस्कस करा हुआ होता है कभी कभी, ठीक है। अब देखिए ये देखिए कॉर्पोरेट का एक दूसरा चैप्टर सेम कॉर्पोरेट लिखा हुआ है, गवर्नेंस। ये इसमें एक बेसिक जो बंदा अभी अभी सीख रहा है पढ़ना, इट मीन जो बंदा अभी अभी सीख रहा है ना एनुअल रिपोर्ट पढ़ना, वो थोड़ा गड़बड़ कर देता है इस जगह पे कि कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन और कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो आपको इस दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन में सिर्फ और सिर्फ बोर्ड डायरेक्टर्स के बारे में, कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन होता है, ठीक ना, वहां पे कोई अलग चीज लिखा हुआ नहीं होता है। लेकिन कॉर्पोरेट गवर्नेंस में ये एक इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, ये एक इंपॉर्टेंट है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस में आपको क्या क्या देखने के लिए मिल सकता है कि कंपनी के मैनेजमेंट किस तरीके से काम कर रहा है, उनका टोन किस तरीके का है, ठीक ना, वो आप यहाँ से देख सकते हो। जैसे कि हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस में वीडियो बनाए हुए हैं और भी बनाएंगे, तो उसमें इसके विषय में चर्चा करेंगे बहुत ज्यादा, ठीक है ना। अब देखो ये एक चैप्टर होता है बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, BRSR करके सर्च करोगे किसी भी एनुअल रिपोर्ट में तो आपको दिखेगा बहुत सारा एरिया, ठीक है। यहाँ पे
BRSR करके आपको सर्च करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या क्या दिखेगा, इन्वायरमेंट दिखेगा, सोशल और गवर्नेंस दिखेगा, ठीक है। इट मीन्स इन्वायरमेंट किस तरीके का है उसके उस जगह पे वगैरह वगैरह, इन सब के बारे में। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये चैप्टर, ठीक ना, ये ज्यादातर लोग स्किप करके चले जाते हैं, तो ये बहुत ज्यादा इस जगह पे मायने नहीं रखता है, ठीक है। अब ये देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक ना, ये क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर इस जगह पे है, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट यहाँ पे देखा जा सकता है। इट मीन्स कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पे आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे कैश, सोर्स ऑफ कैश, यूज और कैश, इट मीन्स सोर्स एंड यूज ऑफ कैश। इट मीन्स क्या बता रहा है, सोर्स कहां से आ रहा है, कहां से पैसा आ रहा है, कहां पे पैसा खर्चा हो रहा है, ये दो चीज यहाँ पे मिल सकता है। ये एक्चुअल में कहां पे पैसा आ रहा है, कहां पे खर्चा हो रहा है, ये सेक्शन, ये सेगमेंट को एक्चुअल में एक बात में क्या बोला जाता है, बैलेंस शीट, ठीक ना। तो यहाँ पे बैलेंस शीट देखने के लिए आपको मिल सकता है, आपको ये देखने के लिए मिल सकता है कि रेवेन्यू कितना आया है इस जगह पे, ठीक ना। अब किसी भी देखो, रेवेन्यू पार्ट बैलेंस शीट नहीं है, रेवेन्यू पार्ट थोड़ा अलग होता है, ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में रेवेन्यू पार्ट आता है। बैलेंस शीट में क्या आता है, बैलेंस शीट में ये आता है कि पैसा कहाँ से आया है, पैसा कहाँ पे गया है। रेवेन्यू पार्ट कहाँ पे आ जाता है, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट पे आ जाता है, जहाँ पे ये इस तरीके का कैलकुलेशन होता है कि पहले हम क्या देखते हैं, पहले हम सेल्स देखते हैं, पहले हम सेल्स देखते हैं, उसके बाद उससे एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, माइनस एक्सपेंसेस करते हैं, ठीक ना। तो इस तरीके से चले जाते हैं। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से एक सेल्स और एक्सपेंसेस से क्या ग्रॉस ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन निकलता है, फिर इससे क्या माइनस करा जाता है, फिर इस जगह पे माइनस करा जाता है आपका अदर्स इनकम, अदर्स इनकम, ठीक है। तो इस तरीके से जो है, जो रिपोर्ट बनता है उनको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बोला जाता है। तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी मिल जाता है, और यहाँ पे क्या क्या मिलता है, एसेट और लाइबिलिटीज, कि कंपनी के पास क्या क्या एसेट वगैरह है, क्या क्या लाइबिलिटीज के है, वो आपको बता देगा। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज है, ठीक ना, या तो किस तरीके का एसेट है, लैंड है, मशीनरी है, वो सब चीज इस सेगमेंट पे देखने के लिए मिल सकता है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अब जो नंबर्स वगैरह देखते हो ना, कि जैसे स्क्रीनर में घुस गए डायरेक्ट और नंबर दिख रहा है, तो एक्चुअल में वो नंबर्स वगैरह इसी सेगमेंट से आता है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक और जो है इंपॉर्टेंट यहाँ पे आता है, नोट्स टू अकाउंट्स। ये क्या बताता है, ये क्या बताता है, ये आपको बताता है कि सैलरी कितना ले रहा है, बोनस कितना मिल रहा है। कौन सैलरी ले रहा है भाई, कंपनी के एम्प्लॉय, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कंपनी के सीईओ, सीएफओ कितना पैसा लेके जा रहा है कंपनी से, वो आपको यहाँ पे डिटेल्स में डिस्कशन करा हुआ दिख सकता है, ठीक है। तो कंपनी, आपको अगर ये देखना है कंपनी के रेमुनेशंस वगैरह किस तरीके के हैं, तो आप इस जगह पे देख सकते हो कि कंपनी पैसा ज्यादा लेके जा रहा है, बाहर ज्यादा पैसा निकल के लेके जा रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वगैरह, सीएफओ वगैरह, सीईओ वगैरह पैसा ज्यादा लेके जा रहा है, कम लेके जा रहा है, आप इस जगह पे वो चीज आपको क्लियरली दिख सकता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज और ज्यादा, ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है, जो कि ऑडिटर रिपोर्ट से। अब देखो किसी भी ये इस जगह पर भी लोग जो है गड़बड़ कर देते हैं, जो कि न्यू बिगिनर है, जो कि एनुअल रिपोर्ट पढ़ना सीखना चाह रहे हैं, वो यहाँ पे गड़बड़ कर देते हैं। देखो ये जो ऑडिट वर्ड है ना, ये जो ऑडिट वर्ड है ना, ये बहुत जगह पे लिखा हुआ होता है, बहुत जगह पे लिखा हुआ होता है, ठीक ना। तो आपको यहाँ पे एक की पॉइंट याद रखना है। की पॉइंट क्या है कि इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स, ठीक ना। ये जो की पॉइंट है ना, इंडिपेंडेंट, तो इसको याद रखना है कि मैं वो ऑडिट रिपोर्ट देखूंगा जो कि इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स द्वारा करवा गया है। देखो इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स का मतलब क्या होता है, जो कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, जो कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक ना। फिर से मेरे साथ बोलो, जो कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो खुद इंडिपेंडेंट है, वो खुद ऑडिट रिपोर्ट बना रहा है। ये क्या चेक कर रहा है, ये चेक कर रहा है कि कंपनी ने जो अकाउंट्स के बारे में बताया गया है, ये जो नंबर्स कंपनी की तरफ से प्रोवाइड करा गया है, क्या वो एक्चुअल में सही है या तो गलत है।
वो कौन ऑडिट करता है? कोई एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर ऑडिट करता है। तो यहाँ पे क्या देखने के लिए मिल सकता है कि कंपनी ने कुछ वहां पे झूठ बोला है, रिपोर्ट्स वगैरह में झूठ बोला है, या तो सही बोला है, ये चीज आपको इस जगह पे देखने के लिए मिलेगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। अब देखो ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि इसमें तो मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो बना के दिया है। ये क्या है? ये है शेयर होल्डिंग पैटर्न, कि कंपनी के प्रोमोटर के पास क्या स्टेक है, ठीक ना। एफआईआईस के पास कितना स्टेक है, डीआईएस के पास कितना स्टेक है, ठीक ना। फिर क्या होगा? फिर होगा गवर्नमेंट के पास कितना कितना स्टेक है, वो यहाँ पे दिख सकता है। फिर यहाँ पे पब्लिक के पास कितना स्टेक है, वो यहाँ पे दिख सकता है, ठीक ना। तो इस तरीके का होता है। अब जो ये वेरी करता है कि यहाँ पे ये भी लिखा हुआ होता है कि प्रोमोटर के नाम कौन कौन सा है, प्रोमोटर के नाम कौन कौन सा है, और किसके पास कितना परसेंट स्टेक है, वो भी यहाँ पे दिख सकता है, ठीक है। और यहाँ पे पब्लिक के पास अगर किसी के पास 1% से ज्यादा स्टेक होगा, कितना परसेंट? 1%। तो 1% से ज्यादा किसी के पास स्टेक होगा तो उस बेचारे का नाम यहाँ पे आ जाएगा उस बेचारे का नाम यहाँ पे आ जाएगा पब्लिक होल्डिंग में, कि किसके पास इस कंपनी का 1% से ज्यादा होल्डिंग है। समझ लो मेरी बात। तो जिसके पास 1% से ज्यादा होल्डिंग है, देखो 0.90%, 0.99 होगा ना तो भी ना आने का संभावना है। लेकिन अगर 1% हो गया, 1% हो गया, तो बेचारे का नाम आ जाएगा इस जगह पे पब्लिक के नीचे कि भाई इसके पास देखो 1% शेयर है, ठीक है। अब देखो सीएसआर रिपोर्ट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक ना। इसमें क्या होता है? सोशल वर्क, ठीक ना। कंपनी ने कितना पेड़ लगाया है, कितना पेड़ पे पानी दे रहा है, ये जान के अब क्या करो, ठीक ना। तो लेकिन ये मैंडेटरी है, ये देना पड़ता है कंपनी को अपने एनुअल रिपोर्ट के अंदर कि देखो देखो मैंने पेड़ लगाया है, ठीक ना। तो ये देख के कोई फायदा नहीं है, एज इट इज सब छोड़ सकते हो, आपकी मर्जी। अब एक बार पढ़ भी सकते हो ना भी पढ़ सकते हो, मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि देखो बिजनेस करने, एक बिजनेसमैन बिजनेस करने जा रहा है, तो इन्वायरमेंट के ऊपर अगर कोई बंदा नजर रख रहा है, तो सोशल वर्किंग कर रहा है, तो इतना पॉल्यूशन थोड़ी ना होता है, नहीं होता है ना। तो पॉल्यूशन अगर बढ़ रहा है, इट मीन्स ये चीज पढ़ना ना पढ़ना दोनों सेम है, ठीक है ना। अब देखो अदर्स सेक्शन, ये क्या होता है? ये एंड गेम होता है, एकदम एंड टाइप का गेम होता है। ये यहाँ पे एनुअल रिपोर्ट खत्म हो जाता है। इसमें क्या होता है? इसमें लीगल केसेस वगैरह होता है, अगर कंपनी के ऊपर कोई केस हुआ होगा, ठीक ना। कंपनी के ऊपर कोई केस हुआ होगा, वो आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो सकता है? यहाँ पे हो सकते है रिस्क पॉलिसी वगैरह हो सकता है, कि कंपनी के बिजनेस किस तरीके से ठप हो सकता है, ये कभी कभी वो एकदम लास्ट में लिख देते हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे स्ट्रक्चर आप बोल सकते हो, ये पूरा स्ट्रक्चर है एक एनुअल रिपोर्ट का। अब चलो एक हम लाइव एग्जांपल देखते हैं कि एक एनुअल रिपोर्ट को किस तरीके से पढ़ा जाता है, ठीक है। चलिए ये मैंने इस जगह पे ओपन करा हुआ है, या आप देखिएगा ये आईटीसी का, ये पे आईटीसी का एनुअल रिपोर्ट है 2024 23-24 का, ठीक ना। अब देखो यहाँ पे, अब अगर नीचे आओगे तो फास्ट आपको क्या दिखेगा? जैसे कि हमने सजा हुआ है, तो फास्ट में क्या दिखेगा? देखो एकदम फास्ट में आपको यहाँ पे दिखेगा कि यहाँ पे नंबर वगैरह भी आपको दिख रहा होगा कि नंबर्स क्या क्या इस जगह पे है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या क्या नंबर्स वगैरह देखो। पहले क्या है? वही सेम चीज कि यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड कमिटी के बारे में बताया गया है। डायरेक्टर्स के यहाँ पे देखो, ये डायरेक्टर्स, ये कि डायरेक्टर्स अगर कुछ बताना चाह रहा है अपने शेयर होल्डर्स को, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखो ये रिपोर्ट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस लिखा हुआ है 14 नंबर पेज में, ठीक ना। एक मिनट, अब देखो यहाँ पे एक और चीज जो है आप सही दिखेगा, ठीक ना। यहाँ पे देखो डायरेक्टर्स ने क्या लिखा हुआ है, वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब देखो ये जो एरिया है ना, ये जो एरिया है देख रहे हो जितना हाईलाइट करा हुआ है,
ये जो एरिया हाईलाइट करा हुआ है ना, ये एक्चुअली देखने वाली चीज है। इस वजह से यहाँ पे देखो कलर चेंज करा हुआ है, और ऊपर में क्या है, कंपनी के बारे में, कंपनी के बिजनेस के बारे में लिखा हुआ होगा, ठीक है, जो कि जनरल थिंग्स है वो लिखा हुआ होगा। सीएफओ कौन है, सीए कौन है, ये सब चीजें लिखा हुआ होगा। उनके डिग्रीज वगैरह लिखा हुआ है, किसके अंदर, इस एरिया के अंदर लिखा हुआ है, इस एरिया के अंदर ये सब चीजें लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे बिजनेस के बारे में लिखा हुआ है कि कितना इन्हें अर्न करा है, किस तरीके से अर्न करा है, किसका ग्रॉस मार्जिन क्या है, वगैरह वगैरह ये सब लिखा हुआ है। तो पहले क्या पे आता है, बैलेंस शीट किस नंबर पे आएगा, 164 नंबर पे बैलेंस शीट आ रहा है, ठीक ना। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कहाँ पे आ रहा है, उसके नीचे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है। अब देखो मैं आपको क्या बता रहा था, इंडिपेंडेंट ऑडिटर, ये की वर्ड है, इसको याद रखना है, ये हर जगह लिखा हुआ आपको दिखेगा इंडिपेंडेंट, ये 232 पेज में ये होगा, ठीक है। अब देखो फाइनेंशियल हाईलाइट वगैरह, ये जो चीज है ना, जो मैंने बोला ना कि एकदम लास्ट में लिख देते हैं, ये पढ़ो या ना पढ़ो इससे कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आप आपकी जान पहचान का कंपनी है, अगर आप इसको देखते हो तो ये सब चीज पहले से आपके जानकारी में आ जाता है, तो ये पढ़ने का जरूरत ज्यादा नहीं पड़ता है, ठीक ना। अब देखो यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, की कैश फ्लो किस तरीके का है, ये सब चीजें यहाँ पे देखने के लिए मिल सकते हैं। तो चलिए हम पहले थोड़ा इसको, ज्यादा हम तो नहीं देखेंगे, थोड़ा हम इसको देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो हम चले जाते हैं 164 पेज में, 164 पेज में। अब देखो ये पे आ गया 164 पेज। 164 नहीं आया ना भाई, सॉरी सॉरी। अच्छा ये देखो बैलेंस शीट आ गई नीचे में, ठीक है। तो यहाँ पे आप बैलेंस शीट वगैरह देख सकते हो कि यहाँ पे कि कौन सा नॉन करेंट एसेट है, कौन सा इस जगह पे लाइबिलिटीज क्या क्या है कंपनी के ऊपर, ये सब चीज हम पढ़ेंगे यार। ये सब चीजें डिटेल्स में एनालिसिस सीखेंगे एकदम लेमन लैंग्वेज में, जैसे कि मैं आपको पता है मैं हर किसी चीज को बहुत आसान तरीके से बता सकता हूँ, समझा सकता हूँ आपको। तो ये सब चीज एकदम आसान तरीके से सीखेंगे, मैं बस आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से ये सब चीज एक्सेस करना है। क्योंकि स्क्रीनर में अगर आप चीजें देखोगे ना, तो वो पे फिल्टर करा हुआ होता है और छोटा इंफॉर्मेशन दिया हुआ होता है। एक्चुअली छोटा इंफॉर्मेशन के पीछे इतना बड़ा, अब देखो स्कैनर में जाओ, कितना इतना बड़ा बैलेंस शीट दिखेगा क्या वहां पे, नहीं दिखेगा ना। तो यहाँ पे डिटेल्स वगैरह होते हैं, हम बस आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से क्विक एक्सेस आप कर सकते हैं। जैसे ये 164 पेज है, अब ये देखो ये P&L प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आ गया है, ठीक ना। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा, देखो ठीक ना। देखो मैंने बता रहा था ना कि देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इससे अदर्स इनकम वगैरह, टोटल इनकम, एक्सपेंसेस क्या क्या है, ठीक ना। तो यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे आ जाता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है, 24,600 करोड़ समथिंग। यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स टैक्स यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। टैक्स कितना देना पड़ रहा है, देखो ये यहाँ पे क्या है कि सेम मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, बस 2 मिनट दीजिएगा, मैं समझा दे रहा हूँ। देखो किसी भी बिजनेस, अब सोचो आपका एक मिठाई का दुकान है, तो मिठाई की दुकान में आप किस तरीके से करोगे, ठीक है। तो पहले आप क्या करोगे, आप फास्ट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फास्ट कहाँ से अ, आना एक्चुअली चालू होता है, कैलकुलेट कहाँ से आप करोगे। तो पहले अपना माल कितना बेचा, पहले आपने माल कितना बेचा वही तो देखोगे ना। तो सपोज आपके पास मिठाई का दुकान है, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या आ जाता है। सपोज आपने 100 रुपए का माल बेचा, 100 करोड़ का माल बेचा, ठीक है। फिर यहाँ पे अदर्स इनकम आ जाता है, अदर्स इनकम आ जाता है, इसको प्लस करा जाता है अदर्स इनकम। जैसे कि जैसे यहाँ पे देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है, 7,000, 70,000 करोड़। अदर्स इनकम क्या है, 24,000। अब अदर्स इनकम के अंदर क्या आता है, अदर्स इनकम के अंदर आपने कोई एसेट बेच दिया हो, ठीक ना, या तो मिठाई का दुकान है, आप सपोज यहाँ पे जो कढ़ाई है, आपके कढ़ाई ओल्ड हो चुका है, पुराना हो चुका है, तो आपने क्या करा, वो कढ़ाई किसी को बेच दिया,
तो वो क्या हो गया, आपका अदर इनकम हो गया। सपोज आपने 10 रुपए का कढ़ाई बेचा है, ठीक ना, तो ओवरऑल आपके पास 110 रुपए का पैसा आ गया, टोटल 110 रुपए आएगा, जो भी आपको कैलकुलेट करना है। अब इसमें से आप क्या माइनस करोगे, इनमें से आप एक्सपेंसेस माइनस करोगे, ठीक ना, इनमें से आप एक्सपेंसेस माइनस करोगे। एक्सपेंसेस क्या क्या हो सकता है, एक्सपेंसेस जैसे मिठाई बनाने के लिए आपको जो रॉ मटेरियल लगा हुआ है, जैसे मिल्क वगैरह या तो शुगर वगैरह लगा हुआ है, वो यहाँ पे आप माइनस करोगे। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सपेंसेस हो जाएगा। तो एक्सपेंसेस सपोज हमने 50 रुपए का एक्सपेंसेस यहाँ पे करा हुआ, 50 रुपए का एक्सपेंसेस यहाँ पे करा हुआ, ठीक है। तो आपका यहाँ पे कितना आ रहा है, 60 रुपीज। तो ये 60 रुपीज आपका क्या हो जाएगा, ये 60 रुपीज हो जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक ना, प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो जाएगा। कि कितना है, 60 रुपीज। अब इसमें से अदर्स चीजें जैसे माइनस करोगे, तो जैसे कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में आप बात कर रहे हो, तो इसके बाद क्या हो जाता है, इसके बाद टैक्स वगैरह माइनस करा जाता है, ठीक ना, ये सब हम सीखेंगे। टैक्स वगैरह माइनस करा जाता है, जैसे कि आप मान लेते हो कि 30 रुपीज मेरे को टैक्स देना है, तो आपके पास 30 रुपीज रह जाता है। एक्चुअल में ये बहुत लंबा है, यहाँ पे इतना इतना तक मेरे को लिखना पड़ेगा अगर लिखने जाओ तो, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब करके जो एक ये एक्चुअल रिपोर्ट आता है, तो ये क्या हो जाता है, ये इस जगह पे ये बीच में मैंने नहीं लिखा है, यहाँ पे डिप्रिसिएशन वगैरह भी माइनस होता है। डिप्रिसिएशन क्या होता है आपको पता है, डिप्रिसिएशन होता है कि सपोज आपने गाड़ी खरीदा हुआ है, कार खरीदा हुआ है, ठीक है। तो कार तो आपने सपोज 1 लाख रुपीज से वो कार खरीदा है, मैं बस एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, 1 लाख रुपीज का कार आपने खरीदा हुआ है, ठीक ना। अब आज कार खरीद रहे हो, तो 1 साल बाद उस कार का वैल्यू 1 लाख तो नहीं रहेगा ना, उसको तो घटेगा। आप 1 साल बाद वो कार अगर बेचने जाओगे तो कोई 1 लाख आपको थोड़ी ना देगा, आपको सपोज वो पे देगा 70,000 70 के आपको देगा, ठीक ना। तो ये जो 30,000 है, ये जो 30,000 है, ये क्या होता है, ये होता है डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन, तो यहाँ पे डिप्रिसिएशन को भी पकड़ा जाता है कि भाई मैं जो जिस मिठाई का दुकान अगर समझो ना, मैं जो कढ़ाई पे माल बना रहा हूँ उसका वैल्यू तो धीरे धीरे घट रहा है ना, कि मेरे बाद में जब मैं कढ़ाई बेचने जाऊंगा तो मेरे को पैसा कम मिलेगा। तो मैं क्या करूंगा, हर बार जब प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट उस जगह पे मैं कैलकुलेट करूंगा, तो मैं एक डिप्रिसिएशन पकड़ के चलूंगा कि मेरे कढ़ाई में हर साल इतना पैसे का गिरावट आ रहा है, तो मैं इतना पैसा माइनस करके फिर रेवेन्यू कैलकुलेट करूंगा। समझ रहे हो मेरी बात। तो यहाँ पे डिप्रिसिएशन वगैरह होता है, एमोटाइजेशन वगैरह होते हैं, जो आप एबिटा के बारे में सुनते हो ना, ये सब वही है। तो फाइनल इस जगह पे जो रिजल्ट आता है वो आपका नेट प्रॉफिट आ जाता है। तो ये इस तरीके का मैं बेसिक आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से कैलकुलेट करता है, ये तो इस तरीके से कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको पूरा का पूरा स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। देखो जैसे कि ये देखो ऐड वगैरह दिया गया है, ठीक ना। तो आप देखो इस मैंने आपको क्या बताया, 300 पेज एक्चुअल में होता है, 300 पेज में ये पूरा का पूरा कवर करा जा सकता है। इन्होंने बनाया कितना पेज है, 456 पेज, भाई 450 पेज का है ये, ठीक ना। अच्छा मैं और एक चीज आपको बताना चाह रहा हूँ, देखो इसमें भी लोग गलती करते हैं, इसमें भी लोग गलती करते हैं। गलती क्या करेंगे आप, स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। अब ये दोनों का दोनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, दोनों अलग क्यों है। तो स्टैंडअलोन मीनिंग क्या है, स्टैंडअलोन मीनिंग जैसे कि आईटीसी, हम आईटीसी के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो आईटीसी का जो कोर बिजनेस है, कोर बिजनेस है, उस बिजनेस से कितना रेवेन्यू आ रहा है, उस बिजनेस का प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट क्या है, उस बिजनेस का बैलेंस शीट किस तरीके का है, वो क्या है, वो स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, ये तो स्टैंडअलोन है, ये इट मींस कोर। जैसे कि आईटीसी क्या बनाता है, सिगरेट बनाता है, सिगरेट वगैरह बनाता है, ठीक है। अब इसका जो अदर्स जो कंपनी इन्होंने एक्वायर करके रखा है, जैसे कि एक बड़ी कंपनी के पास थोड़ी ना सेम, जैसे कि रिलायंस के पास
600-700 और अदर्स कंपनी के होल्डिंग है। 600 से 700 कंपनी है भाई रिलायंस के पास अदर्स। सिर्फ रिलायंस उनका कोर बिजनेस है, बाकी उनके पास 600-700 सब्सिडरीज कंपनीज वगैरह है। तो सब कंपनी को मिला के यहाँ पे सपोज आईटीसी ने 5 यहाँ पे कंपनी को हायर करके रखा है। मैं ये भी आपको बता दूं क्या, क्यों ये लोग ये खरीदता है, क्यों ये करता है, मैं बता दे रहा हूँ। देखो सपोज आईटीसी ने और भी 5 कंपनी को एक्वायर करके रखा है, तो वो सबका मिला के क्या हो जाता है, कॉन्सोलिडेट हो जाता है। तो सबका मिला के यहाँ पे कॉन्सोलिडेट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोर बिजनेस के लिए क्या देखेंगे हम, स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और अगर कंसोलिडेशन देखना है तो उस केस में सारे के सारे बिजनेस आ जाएगा जो इनके पास है, जो जो बिजनेस पे इन्होंने हाथ लगाया है यहाँ पे सारे के सारे बिजनेस आ जाएगा। तो इस वजह से ये दोनों पोर्शन यहाँ पे अलग करा गया है, एक कंसोलिडेशन और एक स्टैंडअलोन फाइनेंशियल बिजनेस। अब बताओ कंसोलिडेशन क्यों करा जाता है, व्हाट इज द रीजन। देखो ये एक ट्रिक होता है, मैं कहना तो ठीक नहीं है, लेकिन मैं फिर भी मैं बताने का प्रयास करता हूँ। देखो सपोज मैंने 100 करोड़ का प्रॉफिट बनाया, 100 करोड़ का प्रॉफिट बनाया, ठीक है, 100 करोड़ का प्रॉफिट बनाया। अब मेरे को इसमें से सपोज मैं ऐसे एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि आपको सपोज 20% टैक्स देना है, 20% यहाँ पे टैक्स देना है, तो आपको पास 80 रुपए आएगा ना, आपके पास 80 रुपए आएगा ना। तो मैंने 100 करोड़ का बिजनेस प्रॉफिट बनाया है। अभी मैं एक ऐसा कंपनी को खरीदने जा रहा हूं जो कि लॉस कर रहा है। सपोज मैंने इस पैसे से एक ऐसे कंपनी को खरीदने जा रहा हूं जो कि लॉस कर रहा है, ठीक है, वो नेट लॉस में है। तो मैं अगर इस कंपनी को खरीदने जाऊं तो ये भी मेरा कंपनी हो जाएगा। अगर मैं कोई लॉस मेकिंग कंपनी को खरीदने जाऊं तो क्या होगा, वो भी मेरे कंपनी में आ जाएगा, वो भी मेरे कंपनी के साथ प्लस हो जाएगा। तो मेरे तो 100 करोड़ का प्रॉफिट है, उस कंपनी का सपोज 30 करोड़ का लॉस है, 30 करोड़ का उस कंपनी का लॉस है। तो मैं अगर अपने पैसे से, उस पैसे से, प्रॉफिट के पैसे से इस कंपनी को खरीदने के लिए जाऊंगा तो क्या ये 30 करोड़ का लॉस मेरा 100 करोड़ का प्रॉफिट में से माइनस हो जाएगा ना। तो अब मेरे पे कितना एक्चुअल कंसोलिडेशन क्या आ जाएगा। अब ये जो कंसोलिडेशन आप देख रहे हो ना, कहा गया भाई, ये जो कंसोलिडेशन देख रहे हो ना, अब कंसोलिडेशन कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। तो अब मेरा 20% अगर टैक्स देना पड़ेगा तो मेरे को 50% देना पड़ेगा। लेकिन अगर पहले मेरे को 80% देना पड़ रहा था, अब मेरे को 50% टैक्स देना पड़ रहा है। समझ में आ रहा है कि चिंदी चोरी किस तरीके से यहाँ पे होता है। तो ये ज्यादातर कंपनीज एक्चुअली छोटे बहुत सारे कंपनीज को खरीदते हैं। उसका रीजन यही है कि उनको किसी तरीके से एडवाइस करा जाता है, आप किसी लॉस मेकिंग कंपनी को खरीद लो, अपना टैक्स बचाओ, अब बाद में मैं इसको बेच दूंगा। अब मैं अगर इसमें बाद में बेच देता हूँ, या तो ये चीज या तो मेरे रिलेटेड, सपोज मैं आईटीसी में सिगरेट बनाता हूँ, तो मैं ऐसे कंपनी को खरीदूंगा ना जो कि सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग में किसी न किसी तरीके से हाथ आता है। तो मैं अगर उस कंपनी को खरीदूं और वो लॉस कर रहा है तो मेरे प्रॉफिट में से वो लॉस माइनस होगा, और मेरे प्रॉफिट में से अगर वो लॉस माइनस होता है तो मेरे को टैक्स वहां पे कम देना पड़ रहा है ना। तो इस वजह से इस जगह पे ज्यादा कंपनीज को एक्वायर कर लेता है। आशा करते हैं आपको ये भी मिथ क्लियर हो गया होगा कि हिडन ट्रूथ कि एक्चुअल में ये होता क्यों है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, चलते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है यार, कमेंट तो करना ही करना है, ठीक है। और हम ये सब पूरा सीखेंगे, कोई घबराने की बात नहीं है, मैं धीरे धीरे वीडियो बनाऊंगा, पूरा सीखेंगे, एकदम लेमन लैंग्वेजेस में सीखेंगे। आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरह यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज कर पाओगे, ठीक है। ये मेरा वादा है आपसे कि आपको फाइनेंशियल कोई भी नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी एक आप चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरह यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटेंट करेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। मैं इतना लेमन लैंग्वेज में आपको सिखाऊंगा, ठीक है। आज तो मैंने हिंदी में भी लिख दिया है, ठीक है, इंग्लिश में लिखा है, एक्चुअली इंग्लिश में नहीं है, इंग्लिश में लिखा है पीडीएफ, आपको बेटर समझ में आए इस वजह से। तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।